हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ स्पेक्ट्रम आईएनसी का फाउंडेशन एंड मॉडरेट फेज। ठीक है, तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? प्री आईएनसी कांग्रेस, प्री आईएनसी जो एसोसिएशन है उनके बारे में पढ़ा था और क्या कैंपेन्स किए गए थे बाय द ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस, वो हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे आईएनसी का फाउंडेशन एंड मॉडरेट फेज के बारे में। ठीक है, सो आईएनसी जो है, ठीक है, तो इसका जो फाउंडेशन पीरियड है, फाउंडेशन ईयर है, दैट इज़ 1885। ठीक है, ये जो है एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, ठीक है, तो इनके द्वारा ये बनाया गया था। एंड कहते हैं कि इन्होंने जो है मोबिलाइज किए थे उस टाइम के जो भी लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स थे उनको इस आईएनसी की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी, एंड इन्होंने जो फर्स्ट सेशन कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया था भाई? तो इन्होंने A.O. ह्यूम ने फर्स्ट सेशन जो ऑर्गेनाइज करवाया था वो करवाया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 1885 में ये सेशन इन्होंने करवाया था बॉम्बे में, दिसंबर में ये सेशन हुए थे। ठीक है, एंड लेकिन हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसके 2 सेशन हुए थे। एक तो 1883 में हुआ था, एक 1885 में। ठीक है, जहाँ पे जो इसके मेन हमने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा था, जो ये है, एक सेकेंड ना, हाँ, ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा जो थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन इसको बोलते हैं, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी जहाँ पे मोर देन 100 डेलीगेट्स आए थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इसके फाउंडर थे इस एसोसिएशन के। इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस कराई थी उसमें मोर देन 100 डेलीगेट्स आए थे और इसी कॉन्फ्रेंस को जो है, इसी कॉन्फ्रेंस को फोर रनर ऑफ आईएनसी बोला जाता है, फोर रनर ऑफ आईएनसी। ठीक है, तो इसके 2 सेशन हुए थे, 1883 एंड 1885, एंड तब जाके हमारा जो है आईएनसी बनता है। A.O. ह्यूम के फाइनल शेप, मतलब A.O. ह्यूम ने दी थी, एक्चुअली फाइनल शेप दी थी इन्होंने। फाइनल शेप कैसे, फाइनल शेप कैसे दी? जब एक सेशन करवाया गया, फर्स्ट सेशन जो है बॉम्बे में करवाया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, दिसंबर 1885। नाउ जो पहला सेशन होता है, द फर्स्ट सेशन, वो आपके ब्रेव 72 बोला जाता है। 72 डेलीगेट्स आए थे। ठीक है, इनको ब्रेव 72 का बोला जाता है। प्रिसाइडेड ओवर बाय, अच्छा, प्रेसिडेंट कौन थे? उस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, ये इसके जो हैं प्रेसिडेंट थे। ठीक है, एंड एक और चीज़ है कि ये जो सेशन है वो पुणे में होना था। ठीक है, बट वहाँ पे नहीं हुआ। क्यों? वहाँ पे कोलेरा हो गया था, तो वहाँ पे वो सेशन कैंसिल करके बॉम्बे में शिफ्ट करना पड़ा था। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद आता है कि वॉज इट अ सेफ्टी वाल्व? क्या ये एक सेफ्टी वाल्व थी? देखो, जो आईएनसी का फॉर्मेशन है, आईएनसी का जो फॉर्मेशन है, तो उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज, कुछ बताए गए हैं कि जैसे, मतलब एक थ्योरी थी कि A.O. ह्यूम ने ये कांग्रेस का फॉर्मेशन इसलिए किया ताकि जो डिसकंटेंट है इंडियंस के बीच में, ठीक है, उसको रिलीज़ करवाया जाए, डिसकंटेंट को रिलीज़ करवाया जाए। ठीक है, तो टू दिस एक्सटेंट ही कन्विंस्ड, कहते हैं कि ही कन्विंस्ड लॉर्ड डफरिन,
उस टाइम पे डफरिन थे, तो लॉर्ड डफरिन को बोला कि आप जो है कांग्रेस फॉर्मेशन होने दो, बंद मतलब इसको ऑब्स्ट्रक्ट मत करो, ठीक है जी। तो इस सेफ्टी वाल्व थ्योरी में कौन बिलीव करता है, तो ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है, ठीक है, कि जो डिसकंटेंट को रिलीज़ करने के लिए बनाया गया, ये है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा, मतलब ये इसमें बिलीव करते थे इस थ्योरी में, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, लाला लाजपत राय की सेफ्टी वाल्व थ्योरी। और इन्होंने ये बोला था इन यंग इंडिया पब्लिकेशन, यंग इंडिया इन्होंने 1916 में लिखा था उसमें कि ये जो है इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन ऑफ डफरिन, कि डफरिन, ठीक है, ताकि डिसकंटेंट जो है वो रिलीज हो पाए। इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ डफरिन। देन एक और थ्योरी है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ये दी थी अपने बंगाली बाबू आरपी दत्त, ठीक है, आरपी दत्त ने बोला था कि आईएनसी जो है इट वाज बॉर्न आउट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू अबॉर्ट अ पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया, ठीक है, कि जो आईएनसी है वो एक कॉन्स्पिरेसी की वजह से बनाया गया है। और क्या कॉन्स्पिरेसी, कि एक पॉपुलर अपराइजिंग, जैसे 1857 में अपराइजिंग हुई थी एक, तो ऐसी अपराइजिंग अब ना हो, उसको दबाने के लिए या अबॉर्ट करने के लिए आईएनसी का फॉर्मेशन किया गया है, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो सेफ्टी वाल्व की थ्योरी में नहीं मानते, ठीक है। तो अब जो है रिसेंट जैसे जीके गोखले, अच्छा जीके गोखले ने दी थी आपकी लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दी थी, ठीक है जी। अर्ली कांग्रेस मतलब कि ये बोलते हैं कि जो अर्ली कांग्रेस की, मतलब वो ना, देखो जैसे ये एक थ्योरी दी सेफ्टी वाल्व थ्योरी, तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है, एक सेकेंड कहाँ गया वो, सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है इसको लाला लाजपत राय ने दी थी, ठीक है। क्या कहते हैं ये कि डिसकंटेंट रिलीज करने के लिए, ठीक है जी। एंड दूसरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि कॉन्स्पिरेसी थी, पॉपुलर अपराइजिंग को अबॉर्ट करना चाहते थे इसलिए करा। फिर गोखले, जो बाकी ये लोग सेफ्टी वाल्व थ्योरी में नहीं मानते, तो इन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दी। एंड गोखले जी ये कहते हैं कि अर्ली जो कांग्रेस लीडर्स थे, ठीक है, अर्ली कांग्रेस लीडर्स जो हैं, इन्होंने ह्यूम को यूज़ किया एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, एक बस चिंगारी सी देने के लिए, एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट। आग तो अपने आप ही जल गई, बट एक कैटलिस्ट का ही काम किया है, ताकि जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं वो एक साथ आ पाए, ठीक है, अंडर द गाइज ऑफ अ सेफ्टी वाल्व, ये उनका मानना था। ये तो हो गया। नाउ वी कम टू एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनसी। अब ये जो आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो इसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक सेकेंड, सॉरी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस आईएनसी, ठीक है। तो आईएनसी की क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखो जितने भी हैं, अभी आप सारे तो रट नहीं सकते, ठीक है, एक रीड जरूर मार सकते हो बट रट नहीं सकते। तो क्या था, और सेम मतलब एक ऑब्वियस है कि डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, डेमोक्रेटिक हो,
तो डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट, देन पॉलिटिकली एजुकेट करना लोगों को, हेड क्वार्टर बनाना फॉर अ मूवमेंट, ठीक है जी, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज, ठीक है, उनमें जो है फ्रेंडली रिलेशन बनाना। फिर फिफ्थ है कि डेवलप एंड प्रोपोगेट एन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये क्वेश्चन मतलब ये पूछा जा सकता है, तो मतलब बाकी तो अब इन जनरल है, बट येस दिस वन कि वो एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते थे। ठीक है, सो एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को डेवलप करना, प्रोपोगेट करना, ये भी इनका था मेन। बाकी प्रमोट करना, नर्चर करना इंडियन नेशनहुड, यस इंडियन नेशनहुड को जो है इंडियन नेशनहुड को प्रमोट करना, नर्चर करना। नाउ फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट with a view to unify the people over a common economic and political program, then consolidate करना feeling of national unity among the people irrespective of religion, caste, province, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें थी। Now we come to the era of moderates। अब तो देखो आईएनसी जो है जब वो बना था स्टार्टिंग में तो बहुत ही मॉडरेट सा फेस था, ठीक है। उसमें जो जो लीडर्स थे वो हम देखेंगे कौन कौन से लीडर्स थे। मॉडरेट फेस था मतलब कि जो इनकी जो आइडियोलॉजी थी या आप बोल सकते हो जो भी इनके मेथड्स थे वो थे आपके PPP बोलते हैं, मतलब प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। पहले प्रेयर करेंगे, फिर पेटिशन डालेंगे, ठीक है, और अगर तब नहीं माने तब एंड में प्रोटेस्ट करेंगे, और सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वे में होगा, ठीक है। सो विद इन द 4 वॉल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब सब कुछ जो है इसी के अंदर होना चाहिए, कहीं पे भी कोई वायलेंट और कुछ मतलब कुछ भी इस तरीके से अगेंस्ट द लॉ नहीं रहेगा। सो विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ, ठीक है जी। तो यही इसमें था। और आपके जो लीडर्स थे वो थे जैसे दादा भाई नारोजी, ये जितने भी बड़े बड़े से आपको खुद ही जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जो बड़े बड़े से हैं पुराने थे ना वो सारे इसी में थे। दादा भाई नारोजी हो गए, देन फिरोज शाह मेहता। अब फिरोज शाह मेहता का नाम तो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो वो तो बहुत पुराने हैं, तो वो भी इसी में थे। देन एक नए हैं डी वाका, ये याद रख लो, डी वाका हो गया। फिर WC बनर्जी, इन्होंने तो प्रिसाइड ही किया था, तो ये तो पुराने ही हुए, बाद में कहाँ से आएंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी थे, ये भी तो पुराने ही हैं, इनका इन्हीं के एसोसिएशन से तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और फिर ये आपका जो है बना। तो आपका ये डी वाका जो है ये है फिरोज शाह मेहता, और ये सब हम पहले भी पढ़ चुके, तो ये याद रहेंगे कि ये तो पुराने हैं, तो ये होंगे ही होंगे। और दादा भाई नौरोजी जो हैं वो भी। तो ये सारे आपके जो लीडर्स हैं, और भी लीडर्स थे इसमें, ठीक है, जो अभी आगे आ जाएंगे एक आधे। तो ये था आपका मॉडरेट फेस। और मॉडरेट अप्रोच क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करना विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ, एंड यू नो बिलीव्ड कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे जस्ट वांटेड टू बी जस्ट टू द इंडियंस, ये बोलते थे कि ये जस्ट टू द इंडियंस, बट उनको ना रियल कंडीशन नहीं पता, ठीक है। ये बोलते थे कि ब्रिटिशर्स तो जस्ट अच्छे रहना चाहते हैं इंडियंस के साथ, लेकिन बेचारों को वो नहीं पता रियल कंडीशन के बारे में। तो ये सोचते थे कि अगर हम पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर दें, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन कुड बी क्रिएटेड इन द कंट्री, और अगर हम पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करके पब्लिक डिमांड्स को कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से ब्रिटिशर्स के पास लेकर जाएं तो वो हमारी बात मान जाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक डिमांड्स को आप लेके जाएं
प्रेजेंट किया जाए। कैसे प्रेजेंट करोगे? मीटिंग्स करवाओगे, पेटिशंस डालोगे, ठीक है, रिजोल्यूशंस निकालोगे, तो आपकी जो ग्रेजुअली धीरे धीरे अथॉरिटीज़ जो हैं डिमांड्स को मान जाएंगी। सो दैट वाज द मेथडोलॉजी, ठीक है। सो ये तो ये था आपकी मॉडरेट की जो अप्रोच है, ठीक है। और इसमें था कि यस, हाँ, मतलब यही थी इनकी अप्रोच। और क्या था इसमें? ब्रिटिश इलेक्शन, बस, ठीक है। इंडिया इंटरेस्ट, हाँ, एक और था कि हाँ, एक और चीज़ ये बोलते थे कि जो पॉलिटिकल कनेक्शन है विद द ब्रिटिशर्स, पॉलिटिकल कनेक्शन जो है विद द ब्रिटिशर्स, वो जो है मतलब ब्रिटेन के साथ, वो जो है इंडिया के इंटरेस्ट में है, इंडियाज इंटरेस्ट एट दैट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब उस हिस्ट्री के स्टेज में इंडिया के, मतलब वो ये कहते थे कि जो भी आपके कनेक्शन है ब्रिटेन के साथ, अभी हमारी कंडीशन ऐसी है कि ये हमारे ही इंटरेस्ट में है, मतलब ये सोचते होंगे कि हमारे लिए ग्रोथ हो रही है या वट। तो वो कहते थे कि टाइम वॉज नॉट राइट फॉर अ डायरेक्ट चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल। ये कहते थे कि टाइम अभी सही नहीं है, टाइम नॉट राइट फॉर अ डायरेक्ट चैलेंज टू द ब्रिटिश जो है रूल, ठीक है जी। तो टाइम नॉट राइट फॉर डायरेक्ट चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल, तो ये हो गया नाउ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, तो वो हम देखते हैं कि व्हाट वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। सो कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है आपके मॉडरेट्स की? ओके, तो सबसे पहला है इकोनॉमिक क्रिटिक। ऑल्दो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की बातें करते थे, सब कुछ उसी में रहना चाहते थे विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ एंड ऑल, लेकिन इन्होंने इकोनॉमिकली क्रिटिक भी थे ये ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के, कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो है किस तरीके से लूट मचा रहे हैं। देखो, इन्होंने पहले तो आपको लीडर्स के नाम पता होना चाहिए प्री पर्सपेक्टिव से कि कौन कौन थे। तो आपके थे, एक सेकेंड, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और आरसी दत्त। इन दोनों ने तो भाई बुक भी लिखी थी, इनकी तो बुक भी याद रखनी है, ठीक है, वो आगे वाले चैप्टर्स में भी आ जाएगी। ओके, और डी वाका, ठीक है। इसके अलावा और भी थे, जी के गोखले, एम जी रानडे, और पृथ्वी चंद्र रे, ये तीन तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट नहीं, सॉरी, जो एंड के चैप्टर्स है ना उसमें ये एडिशनल नाम दे रखे हैं, ठीक है। और अगर इस चैप्टर की बात करो जो मॉडरेट्स वाली बात है, तो वो ये तीन नाम दे रखे हैं, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त एंड डी वाका, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या बोला था? इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी बताई थी, ड्रेन थ्योरी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। और इन्होंने बोला था कि जो ब्रिटिश रूल है, इन्होंने क्या किया था कि जो ब्रिटिश रूल है उसको एनालाइज किया, एंड इन्होंने जो है ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया कि इंडिया को कैसे वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, यहाँ से वो पैसा कैसे लेके जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट दिया था होम चार्जेस का, होम चार्जेस, ये कॉन्सेप्ट स्पेक्ट्रम में नहीं लिखा है ये, लेकिन शायद क्वेश्चन, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, होम चार्जेस नहीं आया, बट मतलब इसी से रिलेटेड था या फिर होम चार्जेस था, मुझे याद नहीं, बट ये आपके इम्पॉर्टेंट है। ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था कॉन्सेप्ट, इन्होंने बोला था, हाँ ये आया हुआ है। होम चार्जेस का कंसेप्ट, मतलब होम चार्जेस क्या है कि एक्सपेंडिचर जो उन्होंने इंग्लैंड में किया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ होम चार्जेस? कि एक्सपेंडिचर incurred by Britain
या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने किया है इन इंग्लैंड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। मतलब कि खर्चा तो इंग्लैंड में हो रहा है, वहाँ पे सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, बट किस पैसा कहाँ से लेके जा रहे हैं, वो इंडिया से लेके जा रहे हैं। जो भी वो यहाँ कमा रहे हैं उसको अपनी कंट्री में वो भेज देते हैं। तो ये हो गए होम चार्जेस, कि हमारे घर के चार्जेस भी दो, समझे। एंड इसमें जैसे कि क्या क्या इंक्लूडेड था, जैसे कि डिविडेंड देना शेयर होल्डर्स को, ठीक है, पब्लिक डेट जो इन्होंने लिया था अंग्रेजों ने, उस पे जो इंटरेस्ट वगैरह देते थे, ठीक है, लोन पे जो ये देते थे वो। देन सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस, ठीक है, ये भी था इसमें खर्चा। देन इंग्लैंड में ये कुछ स्टोर परचेज करते थे, उसका खर्चा भी ये यहाँ से ले जाते थे, स्टोर परचेज। उसके अलावा सैलरीज, ठीक है, सेविंग्स, पेंशन देना, ब्रिटिश ट्रूप्स को पेमेंट देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने ब्रिटेन में ये सारे पैसे इस तरीके से लेके जा रहे थे, ठीक है। और जब इन्होंने मुद्दा उठाया था दादा भाई नौरोजी ने, तो वेलबी कमीशन बनी थी, ठीक है, वेलबी कमीशन बनी थी। दादा भाई नौरोजी जो हैं इसके मेंबर बनाए गए थे इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है जी, वेलबी कमीशन बनी थी, ओके। एंड इसमें जो है लीडर्स जो थे इनमें एक जीएस अय्यर भी हैं, जीएस अय्यर, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश, ये हमने देख लिया, इनकी कंट्रीब्यूशन थी। और इसके अलावा इन्होंने क्या क्या डिमांड की थी, जो अर्ली मतलब ये जो मॉडरेट्स हैं इन्होंने बोला था कि डिक्रीज़ करो लैंड रेवेन्यू जो आप कलेक्ट करते हो, टैक्स एंड ऑल, ठीक है। सॉल्ट पे जो टैक्स लगाया है उसको हटाओ। देन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि बहुत जनरल है, उस टाइम पे यही सारे मुद्दे होते थे, तो इन्हीं से रिलेटेड ही इन्होंने इशू उठाए थे कि प्लांटेशन लेबर की जो है वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करो, एंड देन मॉडर्न इंडस्ट्री यहाँ पे लेकर आओ, ठीक है। एंड मॉडर्न इंडस्ट्री होनी चाहिए, उसमें टैरिफ प्रोटेक्शन की मांग की थी इन्होंने डायरेक्ट गवर्नमेंट एड की मांग की थी इस चीज़ के लिए, ठीक है, डायरेक्ट गवर्नमेंट एड। तो ये जो हैं आपके इकोनॉमिक क्रिटिक थे ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के, और ये उनकी कुछ डिमांड्स। नाउ एक और सेकंड कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपोगेंडा इन लेजिस्लेचर, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं इंडिया में, इसमें देखो जो हम वैसे एक चैप्टर पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत का ही है, वो इसका भी है, हिस्ट्री का भी है, जिसमें हम सारे एक्ट्स एंड लॉज वगैरह पढ़ेंगे कि क्या क्या आए थे, ठीक है। तो जब आपको ये देखो, जब 1885 में आईएनसी आया है, तो उस टाइम पे उसके बाद जस्ट 1892 में एक एक्ट आएगा, ठीक है, और एक इससे पहले आया था 1861। तो ये था आपका 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ठीक है। 1885 में अपनी आईएनसी बनती है, और ये अपना आता है 1892 में एक और एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट था ये भी 1892 का, ठीक है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था चार्टर एक्ट था 1853 का। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, फिर तो उसके बाद वो हो गया था 1857 की क्रांति हो गई थी।
फिर 1857 की क्रांति के बाद गुड गवर्नमेंट एक्ट आया था 1858 का, ये हमने पढ़ा, ये हमने उसमें पढ़ा था 1857 वाले चैप्टर में कि 1857 के बाद 1858 में एक एक्ट आया था जब क्वीन प्रोक्लेमेशन आया था कि जो है क्वीन के सामने सब बराबर है। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट आई थी, ठीक है जी। तब एक भी इंडियन एसोसिएटेड नहीं था उनके साथ, ठीक है। तो ये यूँ है। नाउ यहाँ पे जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट आ रहा है 1861 का, तो ये आया था, देखो इंडियन काउंसिल्स, इसका मतलब है कि इंडियन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया, जब अंग्रेज़ों को ये समझ आ गया कि भाई 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है जी। तो अपनी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को के मतलब उसी को एबॉलिश कर दिया कि उनका रूल नहीं रहेगा, क्राउन का रूल रहेगा 1858 में जो एक्ट आया था। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडियंस को ले इसमें थोड़ा सा उनको थोड़ा सा, ठीक है। तो तब इन्होंने क्या किया था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट लेकर आए थे ताकि इंडियन का पार्टिसिपेशन जो है इसमें हो पाए। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमें कोई रियल पावर देना चाहते थे, वो कोई रियल पावर नहीं देना चाहते थे, वो जस्ट एक लॉलीपॉप समझ सकते हो कि बस दिखाने के लिए, ठीक है जी। और बाद में फिर लाठियों से मारना ही था। तो क्या हुआ था, देखो 1861 का जो एक्ट आया था उसमें इन्होंने वी हैड अ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो एक इम्पॉर्टेंट बॉडी थी, कुछ काम नहीं, ठीक है। इंडियन मेंबर्स जो थे इसमें बहुत ही कम थे। इंडियन मेंबर्स का इन्होंने एसोसिएशन किया तो था, लेकिन वो सारे एलाइट मेंबर्स थे, एलाइट थे, ठीक है। और उसके बाद जैसे अगर आप देखोगे तो इंडियन मेंबर्स जो है 30 ईयर्स में, अगर आप 1862 से 1892 में जो दूसरा एक्ट आता है, इन 30 सालों में बहुत ही वेरी फ्यू वर देयर जो इसमें एसोसिएट हुए थे, ठीक है। तो फिर जब 1885 का जो आपका आईएनसी फॉर्म होता है उसके बाद जो है आईएनसी, तो हम पढ़ रहे थे कि मॉडरेट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मॉडरेट्स का ये कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने डिमांड रखी। तो उन्होंने क्या डिमांड रखी, उन्होंने बोला कि काउंसिल्स को, ठीक है, एक्सपैंड करो। तो काउंसिल्स को एक्सपैंड करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो है वो काउंसिल्स में पार्टिसिपेट करें। देन इन्होंने ये भी बोला था कि रिफॉर्म करो काउंसिल्स को, ज़्यादा पावर दो आप काउंसिल्स को, स्पेशली ग्रेटर कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस, तो पैसों के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल हो पाए, ठीक है। तो ये जो है आपने इन्होंने डिमांड रखी थी, ठीक है। तो जब 1892 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है उसमें थोड़ी सी जो है डिमांड्स को माना गया। जो आपके एडिशनल मेंबर्स थे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो थोड़े से बढ़ा दिए गए मेंबर्स। एंड तो पहले कितने थे, अभी 16 हो गए, 10 थे पहले, 16 नॉन ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑफिशियल मेंबर नहीं। नॉन ऑफिशियल्स का मतलब क्या है, नॉमिनेट होके आएंगे, जो इंडियंस हैं वो नॉमिनेट होके आते हैं, ठीक है जी। तो कौन इनको नॉमिनेट करेगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है जी। कौन करेगा, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड आपके जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो नॉमिनेट करेंगी ये मेंबर्स को, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। एंड जो है इसमें बजट डिस्कस कर सकते थे, तो बजट बोला कि आप डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है, बजट डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लेकिन इस 1892 वाले की लिमिटेशन क्या थी, बजट डिस्कस कर सकते हो लेकिन वोट नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते,
देन सप्लीमेंट्रीज नहीं पूछ सकते, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकते हो लेकिन अगर तुम्हारे को जवाब नहीं मिला तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते भाई, पहला ही पूछोगे। और वोट करने की कोई आदत नहीं है, बजट को बस डिस्कस करो बैठ के, उस पर कोई वोटिंग नहीं हो सकती, तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो कोई अमेंडमेंट भी नहीं ला सकते तुम बजट में, तो आपका पैसे पे कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब जस्ट एक नाम के रखे हुए थे आपके जो नॉन ऑफिशियल्स थे, ठीक है। और जो आपके नॉन ऑफिशियल इतने कम थे कि जो ऑफिशियल्स हैं वही आपके मेजॉरिटी में थे, ऑफिशियल्स ही मेजॉरिटी में थे, तो नॉन ऑफिशियल की जो वॉइस है वो कोई क्यों सुनेगा, वो तो इनइफेक्टिव हो गया, ठीक है। एंड जो रिफॉर्म्ड इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी सिर्फ बहुत ही कम दिनों के लिए ही मिलती थी, सिर्फ 13 दिन, साल में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 13 डेज मिली है, वो सिर्फ 13 डेज, ठीक है, एक साल में सिर्फ 13 दिन। और इसमें अगर आप बस इससे और डिटेल में नहीं देखना है। तो अब देखो, अब जब 1892 का ये एक्ट आता है तो मॉडरेट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है फर्दर, तो पहले तो उन्होंने एक्सपेंड करने के लिए बोला था, फर्दर उनकी जो डिमांड्स ये थी कि भाई आपने नॉन ऑफिशियल्स को रखा है लेकिन आप उसको तो कुछ वो दे ही नहीं दे, तो इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने बोला कि नॉमिनेशन नहीं, हमें मेजॉरिटी में चाहिए और इलेक्टेड चाहिए। पहले मेजॉरिटी में कौन है, नॉन ऑफिशियल्स ही हैं, सॉरी ऑफिशियल्स हैं, और इलेक्टेड बोला, आप नॉमिनेट कर रहे हो, हमें इलेक्टेड चाहिए, ठीक है, इलेक्टेड इंडियंस चाहिए। एंड इसमें इन्होंने फिर ये बोला कि आप बजट पे हमें थोड़ा सा कंट्रोल तो दो भाई, वोटिंग पावर दो, हमें अमेंड करने की भी पावर दो, ठीक है। एंड तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना रिप्रेजेंटेशन के कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये बोला गया बाय द जो मॉडरेट्स हैं, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, और इन्होंने ये भी बोला था कि हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट, यही हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिर धीरे धीरे जो है स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स बढ़ा, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। तो हमने जैसे पढ़ा कि इन्होंने बोला कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए इन ऑन द लाइंस ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे भी ब्रिटिशर्स का रूल था और कनाडा पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ना इनको, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में अभी भी वो क्वीन मानी जाती है, अब तो क्वीन तो मर गई, बट क्वीन की तो डेथ हो गई, बट जो है ओके। सो हम पढ़ रहे थे, मैंने जस्ट 5 मिनट्स कुछ टाइम के लिए पॉज लिया था। देखो, सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द लाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा जो है वहाँ पे इन्होंने सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी बना रखा था, इन दोनों को बनाया था, ठीक है। तो ये उसी के बेसिस पे सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। तो किसने की थी, किसने की थी, सबसे पहले की थी दादा भाई नौरोजी जी ने, ओके, सबसे पहले की थी दादा भाई नौरोजी, ठीक है। फिर अपने हैं जी.के. गोखले जी ने 1905 में की थी, इन्होंने 1904 में की थी। एंड देन अपने तिलक जी ने, लोकमान्य तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने की थी 1906 में, ठीक है। सो हाँ, इन लोगों ने की थी, लेकिन ये तो अपने मॉडरेट्स ही हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद जो थर्ड इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो थी कैंपेन फॉर